कटरा से बनिहाल के बीच में रेलवे लाइन बिछाने के काम को लेकर काफी तेजी की जा रही है, लेकिन दिक्कत यह आ रही है कि दो जगह टनल्स में काम सुस्त हो गया है। और क्यों सुस्त हुआ है, उसके पीछे वजह है, उसके पीछे जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है। और पहला काम जो सुस्त हुआ है वो कटरा के पास ही एक टनल है, वहां पर हम कह सकते हैं कि काम में बहुत ज़्यादा जो रफ्तार थी उसको उस पर ब्रेक लगे हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो टनल 14 जो कि सावला कोट के पास में है, जिसके अंदर इस वक्त हम खड़े हुए हैं, वहां पर दिक्कत आ रही है। आखिरकार ये दिक्कत क्यों आ रही है, किस वजह से आ रही है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जियोलॉजिस्ट हैं। आइए उन्हीं से समझते हैं कि आखिरकार धरती के अंदर जो चीजें हैं वो किस तरीके से यूएसबीआरएल की प्रोग्रेस को कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन भारत के इंजीनियर्स हैं कि वो मानने को तैयार नहीं हैं। यहां पर हमारे साथ जियोलॉजिस्ट हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? शिवदीप सिंह जम्बोल। तो यहाँ जो दिक्कत है वो किस तरीके की दिक्कत है? एक्चुअली अभी जो रॉक मास है वो बहुत ही पुअर कंडीशन का रॉक मास है, जिसे हम लोग कार्बोनेशियस शेल कह रहे हैं, जो कि इस जिसका स्टैंड अप टाइम बहुत ही कम है। तो इस समय हम लोग जो है वो जो लीस्ट क्लास है रॉक मास क्लासिफिकेशन की, उसमें से हम लोग इस समय हम लोग टनलिंग कर रहे हैं, जिसमें हमें मेन प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे ही हम लोग एक्सकवेट करते हैं तो उसका जो स्टैंड अप टाइम कम होने की वजह से वो कोलैप्स हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग आप देख रहे हैं कि जैसे डेडमैन हम लोगों ने बीच में रखा है, जिसे हम पूरी तरह से कंक्रीट सील भी करते हैं, उसे कंक्रीट सील करते हैं और पूरा। और हमें इसमें प्रोग्रेस भी हमें इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि हम इसमें हम ज़्यादा एक्सकवेट नहीं कर सकते, हम बहुत कम एक्सकवेट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ लेस स्टैंड अप टाइम। तो यहाँ पर मैं आपको, ये तो तकनीकी बात हुई, लेकिन हम आपको समझा दें, जब कठोर चट्टान होती है या ऐसी चट्टान जो काफ़ी मजबूत होती है, उसके अंदर टनलिंग करना मुश्किल काम नहीं होता है, क्योंकि आपके पास जो चीज़ें हैं उनसे आप उसके अंदर घुस सकते हो। लेकिन जहाँ पर चट्टान ही कमज़ोर है, उसके अंदर जो टनल है उसको मजबूत रखना बड़ा मुश्किल काम होता है, और यहाँ पर वही दिक्कत आ रही है। और ये जो दिक्कत है वो किस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस प्रोग्रेस को रोक रही है, उस पर बातचीत करने के लिए यहाँ काम करने वाले इंजीनियर हमारे साथ हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश वेंचुरकर है। मैं यहाँ असिस्टेंट इंजीनियर कोंकण रेलवे की तरफ से हूँ। तो दिनेश जी, जो मैं कह रहा था सही कह रहा था? जी जी, एक बिल्कुल सही है। यहाँ के रॉक फॉर्मेशन जो है वो कार्बोनेशियस शेल टाइप का रॉक फॉर्मेशन है, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही है। और अपना जो आगे जिसका जो प्रोग्रेस है वो जो इसके ऊपर बहुत सारे तरह से हैम्पर हो रहा है। तो इसके लिए अभी डीडीसी जो होती है वो उसको एजेंसी को हमने ये इसका जो इंस्ट्रक्शन जो है वो हमको जो भेजते हैं, उस तरह से हम लोग ये कार्य करते हैं और इसी तरह से हम लोग काम हमारा आगे बढ़ रहा है। जैसे कि अभी पिछले महीने में यहाँ एक रॉक ओवर ब्रेक हो गया था, पूरा लूज फॉल आके पूरी टनल ही पूरी बंद हो गई थी, जिसके कारण हमारा काम एक 3-4 दिन के लिए बंद हो गया था। उस वक्त हम लोग पूरा ये जो फेस था, ये फेस आप जो जब देख रहे हो, इसको पूरा हम लोग सील किए थे। और सील करके जो कैविटी आई थी, जो करीब 6 मीटर की कैविटी थी, उसमें पूरा वाटर पंप, ये कंक्रीट का पंप मंगवा के उसमें से पूरा हम लोग पंप पूरा कंक्रीट पोर किए थे। उसके बाद में वो कंक्रीट सेट होने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़े थे। तो अभी प्रोग्रेस क्या है? अभी हमारी प्रोग्रेस अभी जो है वो हम लोग मैक्सिमम 1 मीटर पर डे हम लोग कर पा रहे हैं। वो भी हम लोग हेडिंग एंड बेंचिंग मेथड से कर रहे हैं, कि जिसमें हम लोग सिर्फ हेडिंग ही कर सकते हैं, बेंचिंग हम लोग नहीं कर पाए थे क्योंकि इसका जो स्टैंड अप टाइम जो है ये वो बहुत कम है। अच्छा, हेडिंग एंड बेंचिंग जो आप बोल रहे हैं, आम आदमी को समझाना चाहें तो क्या है? हेडिंग एंड बेंचिंग मतलब ये है कि जो हेडिंग पोर्शन मतलब जो स्प्रिंग लेवल के ऊपर जो है 50% ऑफ द टनल जो पोर्शन होगा उतना ही हम लोग आर्च पोर्शन सिर्फ ओपन करेंगे, और बाकी का जो नीचे का जो पोर्शन होगा हार्डली 3-3.5 मीटर का, वो हम लोग बाद में जैसा ये स्टेबल हो जाएगा उसके बाद में हम लोग ओपन करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, तो तरीका ये है, चट्टानें कमज़ोर हैं, लिहाजा यहाँ पर क्या किया जाता है कि ऊपर वाला पोर्शन धीरे धीरे हटाया जाता है, और उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर लोहे की बड़ी बड़ी हम कह सकते हैं चीज़ें लगाई गई हैं या सरिया लगाया गया है, जिसकी वजह से ऊपर वाला हिस्सा रुका हुआ है। तो उसको धीरे धीरे करके बाहर निकाला जाता है, नीचे वाले हिस्से को बाद में निकाला जाता है और स्ट्रेंथन किया जाता है। और यही वजह है कि इसमें धीरे धीरे आप आगे बढ़ पाते हो, क्योंकि यहाँ पर ब्लास्ट किया नहीं जा सकता है। अगर ब्लास्ट आप कर देंगे तो क्या होगा, पूरा हिस्सा बैठ जाएगा।
दूसरी परेशानी यह है कि अगर तेजी से आप आगे बढ़ेंगे तो परेशानी यह होगी कि आप उसको मजबूत कैसे करेंगे। जब मजबूत नहीं होगी तो ऊपर से चट्टानें बैठ जाएंगी। यहाँ इस तरीके की दिक्कत आ रही है। इसके अलावा मैंने सुना था यहाँ पर मीथेन भी निकल रही है। जी जी, बिल्कुल सही आपने सुना है। यहाँ अभी मैक्सिमम हमारा 700 ppm तक हमारा मीथेन का एमिशन हुआ था, जो पिछले अभी परसों की दो दिन की रिपोर्ट अभी दिखा रही है कि वो 520 तक अभी आ चुकी है। जिसको हम लोग डाइल्यूट करने के लिए, कम करने के लिए हमने यहाँ वेंटिलेशन डक्ट्स खोले हैं। या उसके साथ साथ हम लोग जो आप देख सकते हैं कि यहाँ एग्जॉस्ट फैंस भी लगे हुए हैं, जिसकी वजह से जो मीथेन का जो एमिशन हो रहा है वो हम लोग कम से कम कर सके, ताकि हम लोग आगे वेल्डिंग वगैरह करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी अभी भी उसकी मात्रा ज़्यादा होने के कारण वेल्डिंग अभी भी प्रोहिबिटेड है, यहाँ वेल्डिंग करना मना है। तो यहाँ पर आप समझिए जो कहा जा रहा है उसका मतलब क्या है। मतलब ये है कि वैसे क्या होता है, अगर मीथेन नहीं होती तो क्या था, यहाँ पर आप खोदते हुए आगे बढ़ जाइए और यहीं पर वेल्डिंग करके लोहा लगा दीजिए ऊपर और ये मजबूती बनी रहती थी। लेकिन अब क्या होता है कि वेल्डिंग करके आपको बाहर से लाना पड़ता है। यहाँ वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि मीथेन में तुरंत आग लगने का खतरा रहता है। और दूसरी चीज, यहाँ पर लगातार वेंटिलेशन चाहिए, यानी ताज़ा हवा के झोंके यहाँ पर चाहिए, जिसकी वजह से जो कंसंट्रेशन है वो कम रहे, ये लगातार मेंटेन किया जाता है। दूसरी परेशानी यह है कि यहाँ पर आपको नज़र भी रखनी पड़ती है, कहीं ऐसा ना हो कि मीथेन की मात्रा अचानक बढ़ जाए और कोई आग लग जाए, कोई हादसा हो जाए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर काम करना पड़ता है। जब ये हिस्सा निकल जाएगा जिसमें इस तरीके की चट्टानें हैं, आइए हम आपको चट्टान दिखाते हैं कि किस तरीके की चट्टान है। अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस चट्टान का जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें परतें होती हैं अलग तरीके की। और ये देखिए, जो जियोलॉजिस्ट हैं वो निकाल के दिखा रहे हैं कितनी भुरभुरी चट्टानें हैं, ये देखिए। और इस तरीके की जो चट्टानें होती हैं, इनकी अगर हम बात करें तो कई जगहों पर आपने पहाड़ पर देखा होगा कि लैंडस्लाइड जोन होते हैं। तो वहाँ पर अगर इस तरीके की चट्टानें हैं तो निश्चित तौर पर लैंडस्लाइड जोन बन जाते हैं। तो वही स्थिति यहाँ पर है। तो ये चट्टान इतनी कमज़ोर क्यों होती है? सर एक्चुअली ये दिस इज़ शेल, ये शेल है, ये कार्बोनेशियस शेल है, इसमें क्ले कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये जो है वो लूज़ है, काफ़ी वीक यहाँ है। पर मैं आपको बता दूं ये चट्टानें बनी कैसे। अगर सेडिमेंटेशन की बात करते हैं तो नदियों को देखा होगा, नदियों में जो कीचड़ होता है वो धीरे धीरे जमता रहता है और उसमें जो जीव जंतु मर जाते हैं या उसके अंदर होते हैं वो धीरे धीरे लाखों साल के अंदर हम कह सकते हैं चट्टानों में तब्दील हो जाते हैं, और इसी प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं। अब यहाँ पर परेशानी क्या है कि सेडिमेंटेशन या कीचड़ के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत ज़्यादा है, यानी जो मरे हुए जीव जंतु हैं वो धीरे धीरे हम कह सकते हैं चट्टानों में तब्दील हो जाते हैं। और अगर उसमें जीव जंतु होते हैं तो क्या होता है, या तो वहाँ पर जो है मीथेन जैसी गैस होती है या हाइड्रोकार्बन्स जिनको आप बोलते हैं उसकी मात्रा ज़्यादा होती है। और इसी तरीके से पेट्रोल या पेट्रोलियम पदार्थ जो निकाले जाते हैं, पेट्रोल के जो कुएं होते हैं या कह सकते हैं कि इस तरीके से खनिज तेल के जो कुएं होते हैं, उन जगहों पर इस तरीके की चीज़ें या इस तरीके का सेडिमेंटेशन ज़्यादा होता है। लेकिन हिमालय में इस तरीके का सेडिमेंटेशन कम है, लेकिन जिस जगह पर है वहाँ पर दिक्कत देता है टनलिंग में। कैमरामैन DK शर्मा के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, टनल 14।